हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लानर्स पर। और फ्रेंड्स, हम जो है बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूं। और ये मैंने सीरीज इसलिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है क्योंकि इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने लिया है और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैंने एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये अपना समान ज्ञान का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियोज़ जो है मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लेंगे। और फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन पे जो चीज़ें हमें मुझे बताना होता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस संशोधन के माध्यम से जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम। अब फ्रेंड्स, इसमें और भी सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो चलिए उनको भी जान लेते हैं। जो मौलिक कर्तव्य है उसको कहाँ से लिया गया है, कई बार ये भी पूछ लेता है। तो मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको जो है रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस या रशिया से लिया गया है। और इसमें और भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि जैसे जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है ये मौलिक कर्तव्य जो थे हमारे संविधान में नहीं थे, और उसके बाद जो है संविधान के बाद जो है बनने के बाद इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अगर ये आपसे पूछ लेता है कि शुरुआत में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो ये थे 10। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में जो है एक जोड़ा गया है, यानी 11वां जोड़ा गया है जो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है और उसमें जो ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यानी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, अपने जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है फ्रेंड्स कि मौलिक जो कर्तव्य है वो किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया है, तो ये आप भी ध्यान रखेंगे कि स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसकी सिफारिश के माध्यम से इसको क्या किया गया है, संविधान में लाया गया है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की? तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम मुस्लिम, तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने जो है जो मद्रास का अधिवेशन था, मद्रास का अधिवेशन ये कब हुआ था? 1887 में। 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो आप जानते हैं सर्वोच्च जो चोटी है केरल में वो है अनामुडी। क्या है? अनामुडी। ये सब वहाँ पे नहीं है, तो ये मान के लिए सबसे ऊंची जो है केरल में वही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ पूछा जाता है केरल में, अष्टामुडी जो झील है उसके बारे में भी पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहाँ पे अष्टामुडी जो झील है वो वहीं पे स्थित है, और एक वो रामसर साइड भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आर्द्रता, ठीक है, वो किससे मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। फ्रेंड, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में ध्यान रखेंगे, वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तब अब यहाँ पे दो ऑप्शन और भी हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? फ्रेंड्स, हाइड्रोमीटर से जो है वो घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है? घनत्व। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है, घनत्व। ठीक है, घनत्व मापा जाता है। और बैरोमीटर से, तो बैरोमीटर जो है वो वायु दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब का मापन होता है। और थर्मामीटर आप फ्रेंड जानते होंगे, टेम्परेचर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये आप जान लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रकाशित होता है वित्त मंत्रालय द्वारा। क्योंकि फिर हम जानते हैं बजट वगैरह और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सब वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ना ही
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा और नीति आयोग भी नहीं होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वित्त मंत्रालय। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए छठे नंबर का क्वेश्चन है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये काम जो करता है वो उसका काम है इलेक्ट्रिक मोटर का, यानी इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है उसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। किसके नीचे? मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान क्या है? यानी रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, उसका पीएच जो मान होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वो संबंधित है घड़ियाल से नहीं है, पादप प्रजनन से नहीं है, बाघ परियोजना नहीं है, ये है पादप संरक्षण से संबंधित। किससे संबंधित है? पादप से संरक्षण, यानी पेड़ों का जो संरक्षण है उससे रिलेटेड ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो हैं जयदेव। कौन है? जयदेव जो है वो गीत गोविंद के लेखक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसमें इस तरह भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है, इसमें पूछा जाता है। तो जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो जो नदी है वो है कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी। तो कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगर ये आपसे प्रश्न पूछ देता है कि मकर रेखा को, किसको? मकर रेखा को कौन सी ऐसी नदी जो है वो 2 बार काटती है? ठीक है, तो वो जो नदी है वो है लिम्पोपो। कौन सी नदी है? इसमें फ्रेंड नहीं दिया है, वो नदी है लिम्पोपो। लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा कांगो नदी जो विषुवत रेखा को काटती है, और जो मकर रेखा को काटती हुआ है लिम्पोपो नदी। अगर भारत के बारे में पूछेगा कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? किसको? कर्क रेखा को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा को 2 बार जो काटती है, तो वो जो नदी है वह है माही रिवर। कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी किस के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो देखिए जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है, वो फ्लोरिडा जल संधि से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि से। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो दिल्ली में हुआ था। और ये भी पूछ लेता है कि कब हुआ था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कब हुआ था तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो कहवा का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में। ठीक है, और इसकी जो खेती उसको फजेंडा भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर का है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है। तो देखिए वर्ष का सबसे लंबा जो दिन होता है वो होता है 21 जून को। ठीक है,
21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि जो विषुवत रेखा पे जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा पड़ता है, यानी लंबवत पड़ता है। इसके वजह से जो है ये 21 जून को जो है जो दिन है जो सबसे बड़ा होता है, रात जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में पूछा है, तो आप इसमें जान लीजिए यहाँ पे जो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है 15। कितनी संख्या होती है? 15 होती है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। अगर आपसे पूछ ले कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, तो वो होता है 9 वर्ष के लिए होता है। और इसमें से जो है प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है 15 में से जो है 5 चुने जाते हैं लोग। कितने चुने जाते हैं? 5 चुने जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 3 अप्रैल। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1986। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग, नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए, विजयनगर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और कृष्णदेवराय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तुंगभद्रा नदी पे। किसके किनारे था ये विजयनगर राज्य? तुंगभद्रा। और हरिहर और बुक्का जो 2 भाई थे, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर का है। सर्वप्रथम किस को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? यहाँ पे देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया था? क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा है। तो आप देखिए, जो सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो देविका रानी को दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी, जो सिनेमा से संबंध रखती थी, ठीक है। और इनको जो है 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में इनको दिया गया था। एक और क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि जो है सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया था, ठीक है। तो ऑस्कर जो अवार्ड है सबसे पहले जो है वो सत्यजीत रे को दिया गया था। किसको दिया था? सत्यजीत राय को दिया गया था, ठीक है। सत्यजीत राय को पहला सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु बम का जनक निम्नलिखित से कौन है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु बम का जनक जो है वो किसको हम लोग कहते हैं? ऑटोहन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑटोहन को कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी हम जिसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो कह रहा है कि किस कमेटी की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पे जो है यूजीसी की नींव रखी गई थी। और ये कब रखा गया था, ये कब हुआ था? तो ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो समिति है उसको 1948 में इसको बनाया गया था, समिति को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां नंबर का क्वेश्चन है कि जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? तो देखिए, जापान पे जो है सबसे पहले 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ पे गिराया गया था? हिरोशिमा पे। 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। ये दोनों आप डेट याद रखेंगे। और अगर ये पूछ दे कि अब 6 अगस्त है, यहाँ पे 9 अगस्त है, तो यानी आपको 1945 ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो देखिए, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है भाई? यकृत है। कौन सी है? यकृत है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत का जो है वो द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाता है।
पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये भी आप ध्यान रखना है, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो प्रथम पानीपत का युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था, तो हुआ था लोधी बाबर के बीच में हुआ था। अगर आपसे तृतीय पूछता है यानी तीसरा युद्ध, तो आपको बताना है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों आपको पता चल गया होगा फ्रेंड, पानीपत का तीनों युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था। तो देखिए शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा का पद था वो था मुख्य समन्वयकर्ता, यानी एक प्रधानमंत्री की तरह वो काम करता था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, पेशवा जो होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर का। कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा बनाती है? सॉरी, डेल्टा नहीं बनाती है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए पश्चिम पूर्व से जो पश्चिम नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा हो गया, ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्रा हो गया और कावेरी हो गया। ये देखिए ये तीनों जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये जो पश्चिम से पूरब गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और नर्मदा जो है ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्या है? ये डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन ये ईस्चुरी बनाती है। क्या बोलते हैं? ईस्चुरी बनाती है, लेकिन डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये नर्मदा यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी ये डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन था। तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन जो था वो था गेहूँ। ठीक है, यहाँ पे गेहूँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी जो है वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन आ गया है कि तख्ते ताऊस किसके शासनकाल में बना था? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तख्ते ताऊस जो है वो बना था शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। और जो नादिर शाह था वो तख्ते ताऊस जो है उठा करके ले गया था भारत से। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो देखिए टॉमस रो जो है वो आया था जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आया था? टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं 30 नंबर का। बारदोली आंदोलन से संबंधित है। तो बारदोली आंदोलन से जो है वो क्या संबंधित हैं भाई? यहाँ पे सरदार पटेल संबंधित हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बारदोली आंदोलन से संबंधित हैं। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद जो है इनको सरदार की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी इनको। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं 31वां। नए राज्य के निर्माण का निर्णय करता है। तो देखिए नया कोई राज्य अगर स्थापित किया जाता है तो उसमें संसद का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो यहीं पे निर्णय लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एफडीआई का विस्तारित रूप है, यानी ये पूछ रहा है एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफडीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है जमुना के नाम से। ठीक है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि गंगा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो देखिए किस वर्ष की आयु के लिए? ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये किस संशोधन के तहत किया गया था?
छियासठवें संविधान संशोधन के तहत जो है ये किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे? वो थे सी राजागोपालचारी। ठीक है, कौन थे? सी राजागोपालचारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? WTO। तो WTO का जो जो यहाँ पे मुख्यालय है वो है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ देता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। और देखिए WTO का जो है पहले इसको गैट के नाम से जानते थे, GATT इसका था। ठीक है, तो एक अग्रीमेंट की तरह काम करता था, लेकिन बाद में इसको जो है इसका वाइड रेंज किया गया, इसको बढ़ाया गया और ग्लोबल लेवल पर इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिरत्न किससे संबंधित है? ठीक है, त्रिरत्न जो संबंधित है वो है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और एक और चीज़ पूछता है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो कौन कौन से पिटक होते हैं? अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश है वो दिया था कहाँ पे? यहाँ पे दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में कहाँ पे है? वाराणसी के आसपास है ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? वो दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और कुछ चीज़ें और भी जान लीजिए कि इनका जो प्रथम उपदेश है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जो प्रथम उपदेश है उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनकी मृत्यु को जो है ये लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौरी चौरा की घटना कब घटी? ये चौरी चौरा घटना जो है वो काफ़ी फेमस घटना है और ये घटना जो है वो घटी थी 4 फरवरी 1922 को। कब घटी थी? 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और एक चीज़ और है, 22 अप्रैल को जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो देखिए सूचना का जो अधिकार है वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। सूचना का अधिकार, तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए 42वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो राज्यसभा के सदस्यों का वर्ष काल है वो होता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए होता है? वो होता है 6 वर्ष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43वें का। एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है, यह 4 भाषाएं हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब संविधान लागू हुआ था तो केवल 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। इसको आप ध्यान से फ्रेंड समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद जो है जब संविधान में 21वां संशोधन हुआ था, 21वां संशोधन, तब उसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, किस किस भाषा को? सिंधी जो भाषा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, सिंधी जो भाषा है उसको इसमें जोड़ा गया था, यानी एक लैंग्वेज हो गया। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 71वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें कोंकणी
ठीक है, कोंकणी, नेपाली, नेपाली और मणिपुरी, इन 3 भाषाओं को फिर जोड़ा गया था। उसके बाद जो है, जो 92nd यानी 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और भाषाएं कौन सी हैं? यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन, यानी ये 4 भाषाओं की बात कर रहा है। तो बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, तो इनको जो है जोड़ा गया था संविधान में। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये बी ऑप्शन सही होगा। तो इन तीनों के बारे में आप जान गए होंगे। 21वें के तहत सिंधी को जोड़ा गया, 71वें के माध्यम से कोंकणी, मैनपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, और जो 92वां संविधान संशोधन उसमें बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? अब देखिए, यहाँ पे 4 विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है, तो अब देख ले रहे हैं। देखिए, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये इसको ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाएगा इस ऑप्शन के माध्यम से, और इसकी स्थापना जो है 1887 को की गई थी। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय को, तो इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में। और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो है, यानी कानपुर यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्थापना 1966 में की गई थी। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये जो 1887 है, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसमें ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक हैं। देखिए, सरोद जो बजाते हैं, ठीक है, सरोद के प्रवर्तक हैं, तो वो कौन है? सरोद के प्रवर्तक तो अमजद अली खान है। कौन है? अमजद अली खान, इसको बोलते हैं अमजद अली खान। अब देखिए, रविशंकर का जो संबंध है वो किससे है? सितार से है। किससे है? सितार से है। ठीक है, और शिव कुमार जो है, उनका जो संबंध है वो है आपका संतूर से है। किससे है? संतूर से है। तो इनका जो है शिव कुमार का संतूर से है। और अल्लाह खां, इनका जो है ये तबला बजाते हैं। क्या करते हैं? ये तबला से इनका संबंध है। तो फ्रेंड्स, इन सबको याद रखेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इससे काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए, 46 नंबर का क्वेश्चन है, चरक संहिता। तो चरक संहिता निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ये संबंधित है, देखिए, चिकित्सा से। ठीक है, और ये कनिष्क के दरबार में रहने वाले थे, और इन्होंने चरक संहिता की ये लिखे भी थे। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये पोखरण जो है वो स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगर ये पूछ लेता है कि पहला जो विस्फोट है, यानी परीक्षण कब किया गया था, तो किया गया था 18 मई 1974 को। कब किया गया था? 18 मई 1974 को किया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? यानी नेफ्रोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी जो होता है वो अध्ययन होता है किसका? वृक्क का। किसका अध्ययन होता है? वृक्क का अध्ययन जो है वो होता है नेफ्रोलॉजी होता है। अगर देखिए हृदय का अध्ययन पूछेगा, तो देखिए उसका क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट आप देखते होते हैं, तो उसका होता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी इसका आप मानेंगे। अगर आप यकृत का पूछ देता है, यानी लीवर का पूछता है, तो उसका होता है हेपेटोलॉजी। क्या होता है यकृत का? हेपेटोलॉजी। तो आप ध्यान रखेंगे, वृक्क का जो है नेफ्रोलॉजी, हृदय का जो कार्डियोलॉजी, और यकृत का जो है हेपेटोलॉजी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो अब यहाँ पे 50वां क्वेश्चन जो है ये देख लिए, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था?
तो देखिए फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर ने बनवाया था, और ये कब बनवाया था, जब गुजरात पे उसका विजय हुआ था, तो उसके खुशी के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। और इसी में है, यहीं पे है बुलंद दरवाज़ा। कहाँ पे है, बुलंद दरवाज़ा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये आपको सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई आप बदलाव चाहते हैं इसमें तो ज़रूर हमें कमेंट्स करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।